नमस्कार। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच तनातनी हो गई है। एक तरफ तो बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार का चुनाव में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, बहुमत की सरकार लेकर के आएगी। और इधर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से संजय झा, जिन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया है, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, बीजेपी पीछे खड़ी रहेगी। तो बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि अब क्या होने वाला है। ये जो तलवारें खिंच गई हैं, इनके क्या मायने हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जे की बात कर ली है। अभी पिछली चर्चा में अशोक सर से जो हम बात कर रहे थे, अशोक सर ने जो कहा था कि 29 जून का इंतजार हम कर रहे हैं, और ठीक उसी दिन जो बात अशोक सर ने कही थी वही हुआ। विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार ने कर ली है। तो ये संदेश तो दे दिया है कि नीतीश कुमार लोगों के लिए मांग रहे हैं, लेकिन मोदी देना नहीं चाहते हैं। तो अब सीधे ओवर टू यू अशोक सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रज्ञा जी। देखिए, आज इस देश के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जनता दल यूनाइटेड, जो समता पार्टी से निकली हुई पार्टी, जो लोहिया की विचारधारा और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए युवाओं की पार्टी के अंत की शुरुआत आज शुरू हुई। जो बात भाजपा कह रही थी कि अगला चुनाव का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, उसमें उन्होंने कई बातें कही कि आयातित नेता नहीं चाहिए। चौबे जी की वो स्टेटमेंट था। उसके बाद संजय झा का अध्यक्ष बनना, कार्यकारी अध्यक्ष बनना, ये मैं जनता दल यूनाइटेड के अंत की शुरुआत मानता हूं, क्योंकि संजय झा ये ओरिजिनली बीजेपी के हैं। संघ बीजेपी होते हुए वो जनता दल में आए। आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार सत्ता में थे, इंडिया गठबंधन के वो जनक रहे हैं, इंडिया गठबंधन का शिल्पकार रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को कांग्रेस के सामने बिठा के एक मोदी के सामने सशक्त फ्रंट तैयार करने का काम उन्होंने किया। लेकिन एकाएक एक रात में ये तय हुआ कि वो आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के भरोसे मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए के घटक बनेंगे। इस बार उनके पास कोई कारण नहीं था। इस बार जब भी कोई पूछता है उनको कि आप क्यों, आपने ये सरकार छोड़ी, आप क्यों, तो बोलते मैं विकास के लिए वहां गया। मोदी सरकार विकास नहीं कर रही, यही बातें वो इंडिया गठबंधन के मंच से करते थे। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? ये परिवर्तन के शिल्पकार संजय झा थे। संजय झा ये बीजेपी के स्लीपर सेल है जनता दल में। इन्होंने ही बहुत नजदीकियां बनाकर नीतीश कुमार को भाजपा के साथ आने के लिए प्रवृत्त किया। कई लोग कहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा यू टर्न नहीं ले सकते, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो। सवाल यह है कि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ जाने के बाद क्या मिला? यस, मुख्यमंत्री तो पहले भी थे। वो इंडिया गठबंधन में रहते तो भी केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आती। वो एनडीए के साथ है तो एनडीए की सरकार आ गई। लेकिन इंडिया गठबंधन में होते और यदि सरकार आ जाती तो शायद तो प्रधानमंत्री भी बनते, शायद उनको बिहार को 4 मंत्रालय और मिलते, रेलवे मिलता, कोल मिलता, हेल्थ मिलता। आज वहां जाके क्या मिला? वहां जाके कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री रहे वो, और बातें 10 सुननी पड़ रही है कि कम नंबर होते हुए भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। ये उलाना भी सुननी पड़ रही है। केंद्र में जो आपको मंत्रिमंडल दिया गया वो बहुत ही दुर्गम दर्जा का मंत्रिमंडल है, एनिमल हस्बेंड्री।
उससे अच्छा मंत्रिमंडल तो जीतन मांझी ने उठा लिया, एमएसएमई, वन मैन पार्टी। 5 मेंबर के साथ चिराग पासवान ने अच्छा मंत्रालय उठा लिया। फिर मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन बिहार का भला किया। बिहार को विशेष दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया, वो भी नहीं मिल रहा है। ये आज इस बैठक में मांग हुई, हर बैठक में ये मांग होती है, लेकिन साथ में ये भी बोला गया कि विशेष दर्जा नहीं तो कम से कम विशेष पैकेज दो। यस। मतलब आप विशेष दर्जा की डिमांड से भी डाउन हो गए हो। तो फिर सवाल सभी विश्लेषकों से लेके जो राजनीति को नजदीक से देखते हैं, जो उनके मतदाता है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, जो उनके पार्टी के नेता है, सभी एक दूसरे को सवाल पूछते हैं कि नीतीश बाबू गए क्यों? स्वार्थ हो नहीं सकता। 500 करोड़, 2000 करोड़, रीढ़ की हड्डी टूट ना जाए। मैंने वही तो कहा कि आप चरण छूने लगे, जिस आदमी का चेहरा दिखना पसंद नहीं करते थे। क्या कारण है? इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ क्या होगा? कुछ करोड़ों का लेन देन तो नहीं है, पैसे से तो नीतीश कुमार दूर है, ये बात तो उनकी पीठ सुनती है। जो पार्टी का चंदा है वही चंदा होता है और वो ओपन है सबके सामने। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा 1,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ट्रांसफर हो गया, पूरी सरकार लेके आ गए, ये भी नहीं हुआ। तो क्या व्यक्तिगत स्वार्थ साधा गया? व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? परिवार तो उनका है नहीं राजनीति में। तो क्या वो ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या कोई केमिकल लोचे वाली बात है जो डिसीजन लेने में लगातार गलती करते? और उसके बाद चाणक्य कहे जाते नीतीश कुमार, तो कहे जाते थे। पिछला 1 साल से ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया जिसको चाणक्य कहा जाएगा। अब संजय झा जो बीजेपी से आयातित है, जो पूरे लोग, लल्लन सिंह ने स्टेज से कहा था बीजेपी की तरफ खींचने वाले ये लोग हैं, नाम लिया था उन्होंने, संजय झा का नाम लिया था। ऐसे आदमी को आपने एकाएक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इसका मतलब पार्टी दिवालिया हो गई। पार्टी में ओरिजिनल विचारधारा का नेता ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि लेफ्ट की सरकार हो और उसमें अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन सर, अश्विनी चौबे के बयान के बाद ये अचानक से ये दिल्ली में बैठक हुई जेडीयू की, उसके बाद में ये करीब कहे जाते हैं बड़े संजय झा नीतीश कुमार के। कोई नहीं, ये तो करीबी बीजेपी के हैं। ये करीब बीजेपी के हैं। तो मायने क्या नीतीश कुमार? हाँ। मैंने यही तो कहा, भारतीय जनता पार्टी कोई भी राजनीति बहुत लंबी सोच के साथ करती है। देखिए, उड़ीसा का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। उड़ीसा में अश्विनी वैष्णव नाम के एक आईएएस अधिकारी थे। वो उन्होंने वीआरएस ले लिया, कहते हैं कुछ गड़बड़ हो गई थी वहां पे, हम तो उसमें नहीं जाते। वीआरएस लेने के बाद वो कारपोरेट सेक्टर के लिए लाइजनिंग करते थे, जिसको आप हिंदी में दलाली कहते हैं। और उनके पांड्यान के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। पांड्यान जो उड़ीसा का राज्य चलाते थे, उसी अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा दी बीजेपी, और बीजेडी के ही भरोसे वो राज्यसभा में आ गए। दूसरी बार रिपीट हुई राज्यसभा, वो भी बीजेडी के ही मतदान से। और उन्होंने धीरे धीरे पांड्यान की अपनी दोस्ती का उपयोग भाजपा और बीजेडी के गठबंधन में, और फिर बीजेडी को पूर्ण रूप से खाने में बीजेपी की मदद की। जब अश्विनी वैष्णव को जब टिकट राज्यसभा दी, तब लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्यों लाती भाई, क्या मतलब है इस आदमी का? एक नया राज्य बीजेपी को कब्जे में आ गया। वैसे ही संजय झा को बहुत दिन से बीजेपी पाल रही थी उसके लिए, जनता दल के लिए।
उसकी जनता क्या थी, वो राजनाथ सिंह जी के पीए रह चुके हैं, वो अरुण जेटली के पीए रह चुके हैं, वो बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं, संघ का उनका ताल्लुकात है। ऐसा आदमी लोहियावादी विचारधारा के पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो ये बैंकरप्सी है। इतना मूलचूल परिवर्तन संजय झा में क्यों हुआ? हाँ, संजय झा नजदीक आने से ये जरूर हो गए कि वो बीजेपी में चले गए। संजय झा ने अभी तो कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई। बीजेपी ने कहा कि हम अब सरकार बना रहे हैं। मैं इसमें दो मॉडल देखता हूं। मैं इसे कहीं ना कहीं अजित पवार और उद्धव ठाकरे जैसे स्प्लिट करने की बात देखता हूं। चुनाव तो नीतीश के चेहरे पे लड़ लेंगे और बाद में बीजेपी बोलेगी हम बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री हमारा। अच्छा, नीतीश मना करेंगे तो नीतीश के पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा टूट के बीजेपी में आ जाएगा। सिंबल भी उनको मिलेगा, पार्टी का नाम भी उनको मिलेगा, और नीतीश की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी शरद पवार और उद्धव की हुई। लेकिन शरद पवार और उद्धव में लड़ने का मादमा है। नीतीश कुमार किसके भरोसे लड़ेंगे? संजय झा के भरोसे, जो कहेगा कि बीजेपी ने गलत क्या बोला, भाई हमारा नंबर इतना कम है तो हम कैसे मुख्यमंत्री पद मांग सकते? ये आने वाला, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या होने वाला है। तो सर नीतीश कुमार का तो राजनीतिक भविष्य अंधकार में है पूरी तरीके से। फिर बिल्कुल इस बिल्कुल हिसाब से अगर हम सोचे तो बिल्कुल। और पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग देखिए, यूपी बिहार में तो कास्टिज्म बहुत चलता है। पार्टी में भी सत्ता में लोग कौन है, केंद्र में मंत्री कौन है? लल्लन सिंह भूमियार है। केंद्र में एक बड़े पोस्ट पे और कौन है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश जी, वो ठाकुर है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ब्राह्मण है। तो नीतीश ये होने देंगे सर? हो गया है। नीतीश भाजपा में क्यों आए प्रज्ञा जी? ये सवाल मैंने भी आपको पूछा अभी। जब कोई फायदा ही नहीं था तो क्यों आए? और मोदी इतने अच्छे लग रहे थे तो फिर इंडिया गठबंधन का ये पूरा नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? नीतीश पूर्ण रूप से संजय झा के हाथ में खेल रहे हैं, और संजय झा पूर्ण रूप से दिल्ली के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली के एक पैदे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा संजय झा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना ये जनता दल यूनाइटेड के अंत की शुरुआत है। और ये अंत मुझे ज्यादा 6 महीने तक के बीच में दिखाई देता है। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? फिर अगर हम ये जेडीयू के अंत की बात आप कर रहे हैं, देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक नहीं भविष्य तो मैं बिल्कुल ये अंधकार में है। हु केयर्स फॉर नीतीश कुमार, प्रज्ञा जी? ये मोदी रहता जी तो सर को यही है, सरकार कोई भी हो, गठबंधन किसी के नहीं, साथ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश बनते हैं। हाँ तो इस बार नीतीश फंस गए। नीतीश फंस गए इस बार। उस फंसने के बाद नीतीश उभार पाएंगे क्या? सवाल ये। नीतीश के पास शरद पवार या उद्धव ठाकरे जैसी ताकत है क्या? इन दोनों के पास पैसे की भी ताकत थी और कार्यकर्ता और उसके बीच में थी। यहाँ तो लोग वैसे भी नाराज है। पूरे जनता दल आज, मतलब कार्यकारिणी के कई, जब हुए तो कई जनता दल के नेता, कई लोगों से बात हुई, वो सभी वर शॉक्ड। ये क्या हुआ? सवाल नीतीश कुमार की आरजेडी बीजेपी, इसका जनता दल यूनाइटेड का नहीं है। सवाल है बीजेपी को अपने 272 चाहिए। उसके लिए ऑपरेशन कमल हर जगह चल रहा है। सबसे पहले जो 52 लोग हैं, इसमें से कम 40 लोग कैसे आ सकते हैं? 7 इसका प्रयास किया जा रहा है। उसमें सबसे कमकुवत दुआ जो है वो नीतीश कुमार है, जनता दल यूनाइटेड, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र। ये सबसे कमकुवत है।
ये लोग टूट के आ जाएंगे तो कम से कम बीजेपी की अपनी टैली ऊपर बढ़ेगी। बीजेपी आज कहती कि हम हमारे पास 290 प्लस है, लेकिन वो ये सब एनडीए है। चीजें इतनी साफ दिखाई दे नहीं रही हैं, क्योंकि जो मैं सामने देख पा रही हूँ, पर्दे के पीछे की सच्चाई आप बता रहे हैं, और जो सामने से दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद ये संदेश दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, नहीं नहीं बीजेपी नहीं, छोटे भाई की अरे तरह पीछे रहेगी। ये तो अब हुआ ना, चुनाव तो आने दीजिए। हाँ। जब बीजेपी का अध्यक्ष है वो पहले दिन थोड़ी कहेगा कि मैं बीजेपी को उसमें कर देगा। पिछली बार क्या हुआ, ऐसी कार्यकारिणी की बैठक यहां हुई थी, नेशनल कार्यकारिणी की दिल्ली में। कपिल पाटिल जनरल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र से। कपिल पाटिल ने तैयार किया था राजकीय प्रस्ताव। उस राजकीय प्रस्ताव में बीजेपी की 12 वजह दी थी, संघ और बीजेपी की जी। वो प्रस्ताव पारित किया, संघ और बीजेपी के बारे में बोला, और बिहार में जाके सरकार बीजेपी के साथ बना ली। तो ऐसा कैरेक्टर जिस राजनीतिक दलों का है, उसके अभी के स्टेटमेंट पे आपने ऐसा क्यों कहा कि एक क्लियर कट संदेश दिया है? मतलब मैं बता रही हूँ आपको जो चल रही है बात, जो संदेश चल रहा है। चल नहीं, आप दूसरा देखिए ना, आप अध्यक्ष किसको बना दिया? बिल्कुल सही बात है। कल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का। तो इसके क्या मायने होंगे? मायने क्या होंगे? या अजित पवार को अजित पवार को अध्यक्ष बना दिया। हाँ। तो बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा तो फायदे में रहेगा कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव में रहेगा तो फायदे में रहेगा? देखिए, चुनाव तो ये नीतीश के नेतृत्व में ही करवाएंगे। उसके बाद क्या उसको सत्ता देंगे, ये अहम बात है। 2.5 साल की बात तो उद्धव ठाकरे जी के साथ भी की थी। और बाद में ये कहते हैं कि जब हम पब्लिकली बोल रहे थे कि अगला भाई ये हम नेतृत्व में लड़ रहे देवेंद्र फडणवीस के, तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोले? उद्धव ठाकरे तब बोले थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया, रैली से नहीं बोला जी। उन्होंने फोन करके पूछा था, तो उसको कहा कि भाई इसलिए बोल रहे कि पहले 2.5 साल ये रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल आप रह लेना। और जब सरकार आई तो बोले कहा कि 2.5 साल उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा। तो सपोज अब स्थिति ऐसी होती है बीजेपी की, एक हाइपोथेटिकल लेते हैं सिचुएशन। हाँ। जनता दल अभी अपने 50 से 50 लेके आता है वापस, और बीजेपी अपने 80-90 लेके आता है वापस। उसके बाद वो बोलेंगे कि अब सरकार नतीजे आ गए, आप अल्पमत में हैं, बड़े भाई हम हैं। पार्टी में अश्विनी चौबे जैसे कई लोग डिमांड करेंगे और फिर उनकी डिमांड को माना जाएगा। फिर जनता दल में ये बोलेंगे कि नहीं हम नहीं अलग होंगे। हाँ। तब पार्टी में फूट होगी, पार्टी का एक धड़ा जैसा अजित पवार निकला वैसा निकलेगा बाहर, सिंबल और नाम वो ले लेगा, और उसके साथ संजय झा भी होंगे। तो क्या कर लोगे आप? प्रफुल्ल पटेल नहीं गए अजित पवार को छोड़ के, अजय शरद पवार को छोड़ के, जो इतने स्ट्रांग समर्थक थे शरद पवार के, सालों के संबंध एक झटके में तोड़ दिए। ये ऐसे राजनीतिक हादसे इस देश ने देखे हैं प्रज्ञा जी। तो ये हादसा फिर क्यों नहीं, क्यों होगा नहीं ऐसा? बिहार में नहीं होगा ऐसा मानते हैं। बीजेपी ने हर राज्य में ऐसा किया। अकाली दल ने अभी आरोप लगाया कि बीजेपी हमको तोड़ना चाहती है। चौटाला के खानदान को तोड़ दिया, उधर पासवान के खानदान को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया। कहा नहीं किया? तो चलिए, ये तो बात हो गई बीजेपी और जेडीयू की। अगर हम आरजेडी के रोल की बात करें तो वो स्ट्रांगली उभर कर फाइट देगा। मैंने वही तो कहा, अभी मैंने जो आपको इक्वेशन बनाए जाति के, ब्राह्मण अध्यक्ष है आपका, भूमिहार एक मंत्री है, एक ठाकुर आपने, पिछड़ों को क्या मिला? लेकिन वहां पे कुशवाहा को बनाया उन्होंने हाउस में, सदन में नेता आरजेडी का। कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर है।
फिर संजय झा यदि बीजेपी की तरफ से है तो वो पार्टी जितवाने के लिए लड़ेंगे कि हरवाने के लिए लड़ेंगे, ये भी देखना है। वो पार्टी से निष्कासित कर दे तो तबियत ठीक नहीं इसलिए, तो खेल बिगड़ जाएगा। जिस नरसिंह राव ने सीताराम केसरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उसी सीताराम केसरी ने नरसिंह राव का टिकट काट दिया लोकसभा में। बोले नहीं वो लड़ नहीं रहे, उनका भ्रष्टाचार के आरोप है। बताइए, ये सब देखा है हमने आंखों सामने। ये कोई अजूबा नहीं, ये आशंकाएं हैं, और ये आशंकाएं पुराने इतिहास में घटित घटनाक्रम को लेकर है। तो जिस बात की हम सर चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी तो इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं। इसके पहले भी जब वो आरजेडी के साथ गए थे तो यही बात कहकर गए थे कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी ने, इसलिए हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं। इतना सब मालूम होते हुए फिर क्यों आए वापस? मैं यही तो सवाल आपको सबको पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी क्या हो सकती है नीतीश कुमार की? कुछ भी हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलिए, एक और बात है सर, उत्तर प्रदेश में बड़ी गजब की राजनीतिक उठापटक चल रही है। इधर मोदी जी की मंत्री अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने लेटर लिख करके मोदी शाह को तो बताया कि चलिए वो तो ठीक अच्छे लोग हैं, आरक्षण वारक्षण देते हैं, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछड़े दलितों का आरक्षण खा रही है। तो ये क्या है सर, अपनी सरकार के खिलाफ लेटर जारी हो रहे हैं, हल्ला बोला जा रहा है? नहीं, ये कोई अनुप्रिया पटेल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पत्र लिखे। ये सब दिल्ली वर्सेस लखनऊ का झगड़ा है। ये जब ओम प्रकाश राजभर को लताड़ने के लिए योगी ने घर बुला लिया, तलब किया, जो उनका वीडियो मार्केट में आया जिसमें वो कहते हैं कि कॉल लेटर आने के बाद मुझे कॉल कर देना, पास हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी। और उनके एक एमएलए को, जो विधायक है उनके पार्टी का, उसके तार सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसा आरोप है ये पेपर लीक और इस मामले में। उसको लेके पार्टी की किरकिरी हो रही थी तो पार्टी ने उनको बुलाया। अब ओम प्रकाश राजभर किसके नजदीक है? दिल्ली के नजदीक है। वो लखनऊ के सूबेदार को सूबेदार नहीं मानते, लेकिन जब वो फंस गए तो लखनऊ के सूबेदार ने तलवार उठाई। तुरंत उनको उसके बाद दिल्ली तलब किया गया, ओम प्रकाश राजभर को, और शायद उनका इस्तीफा लेने के बजाय उसको अभयदान दिया गया। तो जब दिल्ली के मोहरे को लखनऊ ने घेरा तो फिर दिल्ली से एक बाण चला लखनऊ पर। वो बाण था कि ये रिजर्वेशन बना। अनुप्रिया पटेल पिछले 5 साल भी मंत्री थी। उनने जो आरोप लगाए, ये 2 साल से लोग चिल्ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एकाएक अभी कैसा उनको याद आया इस बात का? चुनाव के बाद कि साक्षरता का जो साक्षरता बेस्ड जो अपॉइंटमेंट है उसमें नॉट फाउंड सुटेबल का ठप्पा लगाकर आरक्षित जगह को अनारक्षित किया जाता है। ये तो बहुत पहले से चल रहा है। एकाएक कैसा याद आया? ये फिर घेरने का प्रयास किया। तुमने मेरे मोहरे को मारा, मैं तुम्हारे मोहरे को चेक देता हूँ, ये लो, ये लेटर ऐसा। तो इसको ऐसा समझा जाए क्या कि दिल्ली से योगी आदित्य, मतलब जो मिशन है योगी हटाओ वाला मिशन, हाँ, ये मिशन तो ये नहीं, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ था। जिस दिन योगी जी ने शपथ ली थी उस दिन से ये मिशन चालू है। मोदी जी, जब योगी जी की तरफ से कोई हमला होता है तो उसका तुरंत जवाब दिल्ली देता है। तो ये अनुप्रिया का पत्र दिल्ली के लखनऊ के हमले का जवाब था। लेकिन इस दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में भाजपा की इज्जत तार-तार हो रही है। विपक्ष के हाथ में, लखनऊ में नहीं पूरे देश में विपक्ष के हाथ में ये पत्र मिला। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। उसमें यदि विपक्ष आरोप लगाए कि बीजेपी की सरकार आती है तो आरक्षित जगहों पे सवर्णों को भर्ती है। और हम नहीं कह रहे,
उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं ये देखिए योगी आदित्यनाथ के नाम से। तो इसका जवाब बीजेपी के पास क्या है? आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को खत्म कर रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली के चक्कर में ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी पूरी बटी हुई है, ब्यूरोक्रेसी बटी हुई है, सीधी बंटवारा है, स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट है। योगी दिल्ली, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ लॉयलिस्ट, दिल्ली लॉयलिस्ट, और इसका हर्जाना लोकसभा में भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे अगर ये इसी तरह की वॉर, टकरार, जो तलखियां हम देख रहे हैं दुश्मनी में बदलती जा रही हैं, तो ये तो सर फिर बड़ा बुरा भविष्य दिख रहा है, आपस में भिड़े जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। भविष्य कौन सा उज्जवल है? हम कौन सा कह रहे हैं? हमने तो कभी कहा नहीं उज्जवल भविष्य है, क्योंकि बाबा के पास भी तो गदा है सर, कभी भी घुमा देंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। देखिए, बाबा को आप हटा दोगे तो बाबा मठ पे जाके बैठेंगे, फिर भी लोग बाबा को तो पूछेंगे। लेकिन फिर बाबा ने गोरखपुर से लेके बनारस तक यदि हल्ला मचा दिया तो 50-60 सीट तो बिगाड़ी देंगे विधानसभा। यही तो सर मेरा सवाल है। हाँ, तो फिर ये मैंने क्या कहा कई बार, इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं सर? लेंगे? किसने कहा रिस्क नहीं लेंगे? वसुंधरा को नाराज करे तो हार सकती है लोकसभा, मालूम होते हुए रिस्क लिया। राजस्थान में गड्ढा हुआ, सारी दुनिया कह रही थी कि आप पार्टियां मत तोड़ो, महाराष्ट्र में बहुत नुकसान होगा। भारी नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। येदियुरप्पा को मत निकालो, निपट जाओगे। कर्नाटक में नहीं सुना, निपट गए कर्नाटक में। ये जो 2 गुजराती बैठे सुनते किसकी है? इसीलिए तो 240 पे आए। तो सर बाबा के साथ तो संघ भी है, वसुंधरा, शिवराज, ये सब तो अलग नेता है, लेकिन बाबा को तो अलग समझा जाता है। जिस जहां संघ की कोई औकात नहीं रहेगी, बोले संघ की जरूरत नहीं हमको। जिस भाजपा ने ये बोल दिया कि संघ की जरूरत नहीं हमको, नहीं तो हाफ कर दिया ना जनता ने। देख तो लिया कि क्यों हाफ किया। इधर ठाकुरों की नाराजगी, उधर बड़ी बड़ी पंचायतें। अरे सारी चीज होने के बाद भी प्रज्ञा जी, आपको और मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन चुनाव मुझे और आपको नहीं लड़ना है ना। चुनाव मोदी जी और अमित शाह जी को लड़ना है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, अभी भी अपने आंकड़े में जी रहे, तो कौन कर सकते हैं? चुनाव हारने के बाद वो नेता बहुत बड़ा माना जाता है जो जनता के सामने आके कहता है कि जनता ने हमको नकारा, जनादेश का हम स्वागत करते हैं। हम अपने में जो भी कमी। अशोक सर, ये आकड़ है या फिर ये वो वाली बात है जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है? नहीं, विवेक तो कभी था ही नहीं। विवेक होता तो आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में नहीं बिठाते। विवेक होता तो नोटबंदी नहीं होती। विवेक होता तो 700 किसानों को मरने नहीं देते। विवेक होता तो फिर पुलवामा नहीं होता। यही तो नहीं है प्रज्ञा जी, सारा झगड़ा ही इसका है। बड़ी चिट्ठीबाजियां हो रही हैं सर, यूपी से दिल्ली चिट्ठियां जा रही हैं। चिट्ठियों में यही है। सहारनपुर से सांसद है सर राघव लखनपाल सिंह, उन्होंने भी ये बात खुलकर कह दिया कि घर के भेदियों से को जानना जरूरी है, जयचंदों को जानना जरूरी है, आस्तीन में छिपे सांपों को जानना जरूरी है। कौन है भाई आस्तीन में छिपे सांप? डबल इंजन की सरकार है। नहीं, ये तो हर जगह कह रहे हैं। बंगाल वाले कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं, राजस्थान वाले कह रहे हैं, यूपी वाले कह रहे हैं। आस्तीन में सांप कौन है? लेकिन बीजेपी अनुशासित है ना, बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहते हैं। नहीं, बीजेपी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। 2014 के बाद कौन सा चाल चरित्र रह गया? आप 2014 के बाद की बात करिए। 2014 के पहले खुशाबू ठाकरे, सिकंदर बख्त, आडवाणी जी, अटल जी, सुषमा जी, छोड़ दीजिए, ये इतिहास हो गए। नड्डा जी ने कहा था ना, आडवाणी जी के समय आडवाणी जी की कमजोरी थी उनकी कि उनको वही संघ की जरूरत थी। अब हमको नहीं, हम स्वयंभू हो गए। तो वो चाल चरित्र चेहरा सब खत्म हो गया। अभी चाल चरित्र चेहरा होता तो व्याभिचारी लोगों को टिकट नहीं दिए जाते, गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं दिए जाते। आगे क्या देख रहे हैं आप भविष्य भारतीय जनता पार्टी का?
अब तो दो फाड़ भविष्य हो तो गई, अब तो कहा जाएगा यूपी की बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी। मैं आपसे ओवरऑल नहीं, समझना चाह रही नहीं तो आप तो दो फाड़ में चिंतित है। मैं तो हूँ। महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में कितने फाड़ में बीजेपी? हम्म। एक है ओरिजिनल बीजेपी, उसमें दो फाड़ है, संघनिष्ठ बीजेपी, मोदी निष्ठ बीजेपी। बाकी बची हुई बीजेपी में कांग्रेस बीजेपी, मतलब कांग्रेस से आए हुए बीजेपी, एक है सेना बीजेपी, शिवसेना से आए हुए बीजेपी, एक है राष्ट्रवादी बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस से आए बीजेपी, एक है एमएनएस बीजेपी, जो महानव निर्माण सेना से आए हुए लोग जो बीजेपी में है। अरे बाप रे। इतनी बीजेपियां हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए सिंगल डिजिट पे आ गए। हम्म। सर अच्छा, चोर भी सात घर छोड़ करके ही चोरी करता है, लेकिन ये राम मंदिर का इतना ढोल पीटते थे, इतना डंका बजाते थे, सोच रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर ही चुनाव लड़ लेंगे जी तो हम जीत जाएंगे। लेकिन उसी राम मंदिर की छत टपकने लगी है अशोक सर। उसी राम मंदिर में, अच्छा श्री राम जी कभी तिरपाल में नहीं भीगे, लेकिन गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है, गर्भगृह की छत टपक रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं तो उनको राम से क्या लेना देना? आपने कभी मूर्ति खरीदी है गणपति की? आप कभी मूर्ति खरीदने जाती हैं? मूर्ति जब खरीदते हैं गणपति उत्सव में, हाँ। तो बेचने वाला होता है उसको गणपति का, वो मूर्तियों का व्यापार करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप कार में जाके मूर्ति रखते हो। वो मूर्ति 1.5 दिन का गणपति रखते हो, 5 दिन में विसर्जित करते हो कि 12 दिन में विसर्जित करते हो, उसको कोई लेना देना नहीं। आप शास्त्रोक्त तरीके से पूजा करते हो उसको। कोई गणपति को उल्टा पड़ा के आपके इसमें पड़ा रहता है, कहीं भी रहता है, उसका कोई लेना देना रहता है। वो व्यापारी होता है। ये राम के व्यापारी है, इन्हें राम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने राम को बेचा है, राम को बेच के फ्री हो गए। जितना कमाना खा लिया, कमा खा गया, खत्म कर गए। अगली बार दूसरे कुछ त्योहार का इंतजार करते हैं। पतंगबाजी आएगी तो उसमें पतंग बेचेंगे, लोहड़ी आएगी तो फिर लोहड़ी का सामान बेचेंगे। ये व्यापारी है, इनको क्या राम से लेना देना। और आप अभी बोल रही है, आप इसका रोना रो रही है, मंदिर में छत टपक रहा है। अरे जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला कर दिया होगा जिन्होंने। घोटाले तो वहां से शुरू हो गए, ये तो होना ही था। सर अब आगे क्या आपको लगता है कि जिस तरह हम देख रहे हैं नीतीश और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं, नीतीश की पार्टी और नहीं, बीजेपी कहां में। खींची हुई है? अब खत्म हो गया। संजय झा आने के बाद तो अब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ ही रहेगी, ये तय हो गया। आज का दिन बीजेपी का दिन है। जनता दल यूनाइटेड अब उनके साथ रह गया, वो रहेगा जब तक संजय झा है। भूल जाइए उस बात को। हो सकता है नीतीश अलग अलग तलक पड़ जाए। तो ये जो हम बैसाखियों की चर्चा कर रहे थे कि दो बैसाखी पर जो सवार हैं नरेंद्र मोदी जी, तो बैसाखियों बहुत पे तो जल्दी सरकार गिर जाएंगे, इसका क्या नहीं। होगा? दो चीजें हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि वो अपने 272 का आंकड़ा जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, तो करेंगे। उस पे कौन पहले करता है ये देखते हैं। वो 272 पे पहले पहुंचते हैं कि विपक्ष खेल करता है, क्योंकि 12-13 से काम नहीं होगा, 40 चाहिए। आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं अशोक सर, आप मुझे डायरेक्टली बस संभावनाएं बता दीजिए कि आज की संभावनाएं। ऐसा नहीं, प्रज्ञा जी कुछ नहीं बता सकता। क्या किसी को मालूम था संजय झा अध्यक्ष बनेगा? जो राजनीतिक प्रस्ताव मैंने पढ़ा रात को, कपिल पाटिल के महाराष्ट्र सदन के कमरे में रात को 2 बजे, जब वो वापस आए और हम 2 बजे तक उनका इंतजार करते रहे, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव है हमारा राजनीतिक प्रस्ताव। मैंने बोला इसमें तो बीजेपी को ढो डाला। बोला बिल्कुल, नीतीश ने कहा किसी भी हालत में नहीं। 4 दिन बाद वो नीतीश बीजेपी के साथ सरकार बनाता है। इसके क्या मायने? कौन बोलेगा कल क्या होगा? अच्छा, विशेष राज्य के दर्जे की बात क्या होगी? कोई नहीं, कौन देगा? नहीं देगा। आज उन्होंने खुद ही कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो हमको विशेष पैकेज भी दिया तो चलेगा। जब वो विशेष राज्य का दर्जे की जगह विशेष राज्य का पैकेज मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं। उसका कारण है, बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए
280 का आंकड़ा जरूरी है। एक दो सीट के भरोसे नहीं सरकार चल सकती। इसके लिए उनको 40 सांसद चाहिए। वो 40 का आंकड़ा मुश्किल है। वो लग तो रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के 12 आ गए, चलो बाकी लोग कहां से आएंगे? फिर जी। एकनाथ शिंदे के आएंगे क्या? वो देखेंगे 7। 40 का आंकड़ा मुश्किल है। बिल्कुल इसलिए ठीक मुझे बात है। लगता है कि अभी सरकार अग्नि परीक्षा पे है, सरकार टाइट पोजीशन पे है। भले ही जनता दल यूनाइटेड उनके साथ चली जाए। दो परिप्रेक्ष्य अच्छा, में हम बात कर रहे हैं। सरकार संकट में है, संकट में तब तक रहेगी जब तक सरकार के पास 280 का आंकड़ा अपना नहीं होता। नहीं हो जाता। रोज चलिए का बहुत। रोज रोज अग्नि परीक्षा होगी सरकार की। ये बात केंद्र सरकार की है। रही जनता दल यूनाइटेड की, अब वो बीजेपी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है वही बीजेपी से आए हुए बीजेपी के एजेंट ये है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया, बड़े विस्तार से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अब ये जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, इसके क्या नतीजे होंगे, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। अशोक सर ने परत दर परत खोली, सारे सवालों के जवाब दिए। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।